हेलो फ्रेंड्स। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंडिया ने 2-1 की बढ़त बना ली है और कुछ ही दिनों में आखिरी टेस्ट मैच, फोर्थ टेस्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे स्टार्ट होगा, खेला जाएगा। उसी स्टेडियम पे खेला जाएगा जहां पे तीसरा मैच हुआ था। और यहाँ पे अब इंडिया ने बढ़त बना ली है और ये आखिरी मैच इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है तो ये आखिरी टेस्ट मैच या तो जीतना होगा या ड्रॉ करना होगा। उधर से इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की रेस से बाहर हो चुका है, बट फिर भी वो इस मैच को सीरियसली लेगा। हम अगर सोच रहे हैं कि इंग्लैंड इस मैच को सीरियसली नहीं लेगा तो हम गलत सोच रहे हैं। वो डेफिनेटली सीरियसली लेगा और इंडिया के गेम को खराब करना चाहेगा कि इंडिया फाइनल में ना पहुंचे। साथ ही अगर ये मैच इंग्लैंड जीतने में सफल होता है तो 2 ऑल पे सीरीज बराबरी पे छूटेगी और ये उनके लिए एक तरह से जीत के ही बराबर होगा इंडिया में आके, अगर वो 2 ऑल की का रिजल्ट लेते हैं टेस्ट सीरीज में। और यहाँ पे अब हम देखें इस मैच में तो पिछले मैच में पिच को लेके काफी विवाद रहा कि पिच अच्छी नहीं थी, पिच खराब थी, और उससे पहले के मैच में भी। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पिच को लेके इतना विवाद हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे बैट्समैन कहीं पे रन नहीं बना पाए। अगर हमारे बैट्समैन, हमारी सेकंड बैटिंग आई थी, हमारे बैट्समैनों ने अगर 300 रन लगा दिए होते बोर्ड पे तो फिर एक स्टैंड होता हमारे पास कि नहीं, पिच तो अच्छी थी, हमने बाद में बैटिंग करके 300 रन मारे। पर यहाँ पे मौका मिल गया इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स को, उनके एनालिस्ट को, ये कहने का कि इंडिया भी रन नहीं मार पाई तो पिच खराब थी। बट मुझे लगता है कि पिच मुश्किल थी, बट ये बैट्समैनों की स्किल लेवल की भी कमी थी जिस वजह से दोनों टीम कम स्कोर पे आउट हुई। क्योंकि मैं श्योर हूं जो हमारे पहले के, अब से 15-20 साल पहले जो बैटिंग लाइनअप थी, जब सहवाग, द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण ये प्लेयर्स होते थे, या उससे पहले भी सिद्धू, अजहरुद्दीन होते थे, तो ये एक अच्छी हमारी बैटिंग लाइनअप थी। अगर उनको मौका मिलता तो इसी पिच पे, उन्होंने भी इस तरह की पिचेस पे पहली इनिंग में भी, जब अगर मुश्किल भी है, पहले दिन भी टर्न कर रही है, तो भी 300 साढ़े 300 रन मारे हुए है। तो कहीं पे ये हमारे बैट्समैनों की भी नाकामी थी। पर अब हम देखें कि इस मैच में, आखिरी टेस्ट मैच में, किस तरह की पिच होने का अनुमान है। तो यहाँ पे जो तीसरे टेस्ट मैच में मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया, तो उससे ऑर्गेनाइजर्स का भी नुकसान हुआ। और कहीं पे जो बीसीसीआई है वो भी चाहता है कि 4-5 दिन तक मैच चले, क्योंकि इसी ग्राउंड को वो इंडिया का नंबर 1 क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहता है। यहाँ पे आईपीएल के भी मैचेस करना चाहता है और ऐसी न्यूज आ रही है कि वनडे सीरीज भी यहाँ पे करना चाहता है इंग्लैंड के साथ, और आगे के भी मैचेस यहाँ पे करना चाहता है। तो उसके लिए ग्राउंड का, स्टेडियम का अच्छा एक रेपुटेशन बनाना जरूरी है। तो ये न्यूज आ रही है कि अब की बार आखिरी मैच के लिए जो पिच तैयार हो रही है, ये स्पिनर्स को इतना ज्यादा मदद नहीं करेगी, पहले दिन से मदद नहीं करेगी, और बैट्समैनों को भी ये फेवर में रहेगी पिच, अब की बार जो पिच है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट पिच ये बना रही है, पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहले मैच में पिच थी और जो तीसरे मैच में थी, उसके बीच में कहीं पे ये पिच रहेगी अब की बार, जहां पे पूरे चांसेस है। ऑर्गेनाइजर्स भी चाहते हैं कि मैच 5 नहीं तो 4 दिन तो चले, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 4-5 दिन तक ये मैच चलेगा और इस पे अब की बार बल्लेबाज रन भी मार पाएगी। तो हम दोनों टीम्स का अगर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है, उस पर गौर करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। पहले तो हम इंग्लैंड का देखते हैं कि इंग्लैंड की क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है। इनका ओपनर जैक क्रॉलिक, और दूसरे नंबर साथ में ओपनर मुझे लग रहा है इस बार रोरी बर्न्स को खिलाएंगे, डॉम सिबली को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा इनकी रोटेशन पॉलिसी की वजह से भी, और सिबली उतना अच्छा भी नहीं खेले थे पिछले मैच में। और तीसरे पे जॉनी बेयरस्टो को ये कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि बेयरस्टो पिछले मैच में दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, पर बेयरस्टो पे ये विश्वास दिखाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर दो रूट, 5वें पे बेन स्टोक्स, 6ठे पे ओली पोप को ये खिला रही है, और हो सकता है ओली पोप से ही कंटिन्यू करे, बट शायद डैन लॉरेंस को भी मौका दे सकते हैं एक बार फिर से। तो उस केस में डैन लॉरेंस ऊपर भी आ सकते हैं, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकता है। बेन फोक्स विकेट कीपर रहेगा, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच,
और साथ में डॉम बेस, इनका जो ऑफ स्पिनर है उसका खेलना पक्का है। डॉम बेस को इन्होंने पहले मैच में खिलाया था, उसने अच्छी बॉलिंग की थी, विकेटें ली थी और वो मैच इंग्लैंड जीती हुई थी। बट उसके बाद से इन्होंने डॉम बेस को ड्रॉप कर दिया या रेस्ट दे दिया। पर अब मैं कह सकता हूं कि इंग्लैंड वाले अपनी गलती जरूर समझ गए होंगे और इस मैच में डॉम बेस को जरूर खिलाएंगे, तो 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएंगे। और फिर 11वें नंबर पे जेम्स एंडरसन के होने के चांसेस है। ब्रॉड को ये नहीं खिलाएंगे, ब्रॉड इतने इफेक्टिव भी नहीं लगे और पिछले मैच में भी खेले थे। पर हो सकता है कि जेम्स एंडरसन की जगह ये ऑयली स्टोन को खिलाए, एंडरसन को भी रेस्ट दे दे, या मार्क वुड को भी खिलाए। क्रिस वोक्स वापस जा चुके हैं तो वो इस लाइनअप में नहीं होंगे। तो ये तो इंग्लैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होने के चांसेस है। हम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उस पर भी गौर कर लेते हैं। इंडिया के ओपनर हो गए रोहित शर्मा और शुभम गिल को कंटिन्यू किया जाएगा। तीसरे पे पुजारा, चौथे पे विराट कोहली, पांचवें पे रहाणे, छठे पे ऋषभ पंत और सातवें पे इन्होंने सुंदर को खिलाया था पिछली बार, तो सुंदर के होने के ही चांसेस है। बट साथ में मुझे लग रहा है मे बी केएल राहुल को भी खिला सकते हैं। हो सकता है कि अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहे, क्योंकि इंडिया ड्रॉ के ऑप्शन को भी ओपन रख के चलेगी, क्योंकि अगर इस मैच को वो ड्रॉ भी कर लेती है तो फाइनल्स में पहुंच जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शायद मे बी केएल राहुल को खिला ले, और नहीं तो कुलदीप यादव को भी खिला सकती है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। तो इसमें तो जब टीम चुनी जाएगी तभी पता चलेगा, क्योंकि हमारे जो कप्तान है विराट कोहली, उनके दिमाग को पढ़ना तो काफी मुश्किल है। हम अनुमान कुछ लगाते हैं और वो कुछ सरप्राइज सा फेंक देते हैं अपनी टीम सिलेक्शन में। फिर आर अश्विन, अक्षर पटेल और फिर 10वें पे ईशांत शर्मा या सिराज में से मुझे लग रहा है दोनों में से कोई एक होगा। मे बी ईशांत शर्मा को रेस्ट भी दे सकते हैं। और 11वें पे उमेश यादव के होने के मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं। जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है चौथे टेस्ट मैच के लिए। अगर आपको पता ना हो तो जान लीजिए कि उन्होंने पर्सनल रीजन से रेस्ट मांगा था और उनको आखिरी मैच से रिलीव कर दिया गया है। और इसके बाद वो ऑफ कोर्स T20 सीरीज भी नहीं खेलेंगे, वनडे सीरीज भी नहीं खेलेंगे। तो ये इंडिया के होने के चांसेस है। उमेश यादव मुझे लग रहा है इसलिए खिलाएंगे क्योंकि उमेश यादव का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया में। अच्छा उनका वो रिवर्स स्विंग भी कराते हैं और नई बॉल से भी, और काफी सफल रहे हैं। तो अगर उन्हें टीम में लिया है तो खिलाना बनता है उनका। तो ये इंडिया के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होने के चांसेस है। बट यहाँ पे मैं आपसे अपनी प्लेइंग 11 भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं क्या प्लेइंग 11 चाहता हूँ। हालांकि मुझे पता है वो तो बिल्कुल नहीं खिलाई जाएगी, बट फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए जो बाहर बैठे हैं काफी टाइम से। क्योंकि ये जैसे कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो अगर किसी प्लेयर को हम खिला रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना, उसको ज्यादा मौके देना उसके कॉन्फिडेंस के लिए जितना अच्छा है, उतना ही जो बाहर बैठे हैं उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है कि उनको भी कभी कभी खिलाया जाए। ऐसा ना हो कि वो बैठे ही रहे। तो यहाँ पे रोहित शर्मा के साथ एक तो मैं मयंक अग्रवाल को ओपनिंग करते हुए देखना चाहूंगा, ये मेरी प्रेफरेंस होगी। शुभम गिल को मैं रेस्ट देना चाहूंगा इस मैच में। वो 3 मैच खेल चुके हैं, एक मैच मयंक अग्रवाल का भी बनता है, उनको मौका मिलना चाहिए। तीसरे पे पुजारा, चौथे पे विराट कोहली और 5वें पे मैं अजिंक्य रहाणे को रेस्ट देके केएल राहुल को मौका देना चाहूंगा। वो पिछली सीरीज में भी उनको चांस नहीं मिला और इस सीरीज में भी वो बैठे हैं, और रहाणे का होम रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है और इस सीरीज में भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, और ऐसा लगता भी नहीं कि वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया में उसको देखते हुए वो करेंगे। तो हम रहाणे को रेस्ट दे सकती है। पता नहीं टीम मैनेजमेंट रहाणे को किसी मैच में रेस्ट देने या ड्रॉप करने से इतना क्यों पीछे हटती है। अब वो कोई सचिन तेंदुलकर या MS धोनी भी नहीं है कि उन्हें किसी मैच में बाहर ना बिठाया जा सके। फिर छठे पे ऋषभ पंत और 7वें पे मैं हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहूंगा। इसके पीछे रीजन है कि मैं 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को खिलाना चाहूंगा। तो हार्दिक पांड्या मेरी टीम में एज ए थर्ड पेसर नहीं होंगे, एज ए सेकंड पेसर होंगे। वो ऑफ कोर्स 4-5 ओवर तो फेंक ही सकते हैं एक दिन में, ये तो हम जानते हैं कि वनडे में उन्होंने फेंके हैं, T20 में भी फेंके हैं। तो हार्दिक पांड्या को मैं खिलाना चाहूंगा, इससे बैटिंग लाइनअप भी लंबी होगी और
हमें 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाने का मौका मिलेगा। और वैसे भी हम देखें तो पिछले मैच में भी और उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि अश्विन या अक्षर पटेल को ही नई बॉल दे दी जाती है। तो 2 स्पेशलिस्ट पेसर्स इंडिया में जिस तरीके से सीरीज जा रही है खिलाने का मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। 8वें पे आर अश्विन, 9वें पे अक्षर पटेल, 10वें पे कुलदीप यादव को मैं खिलाना चाहूंगा, स्पिन अटैक हमारा अच्छा रहेगा। और 11वें पे उमेश यादव। तो ये मैं प्लेइंग 11 खिलाना चाहूंगा, हालांकि ये प्लेइंग 11 खिलाई नहीं जाएगी। अब सवाल है इस मैच में क्या होगा, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है और कौन से प्लेयर्स इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड की बात करते हैं। एक तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड इस मैच में थोड़ा अलग अप्रोच से जाएगी और आपको इंग्लैंड का थोड़ा सा एग्रेसिव रूप नजर आएगा, खासतौर से उनके बैट्समैन का, क्योंकि अब वो फाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं और मुझे लगता है उनके ऊपर अब प्रेशर नहीं है, वो थोड़ा खुल के खेलेगी और इंडिया के को हराने की कोशिश करेंगे कि वो भी फाइनल में ना पहुंच पाए। तो जो मुझे लग रहा है उनके जो बैट्समैन है जैसे बेन स्टोक्स हो गए, बेयरस्टॉ हो गए, जो वनडे के प्लेयर है, T20 के भी प्लेयर है, तो ये थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेलेगी और मे बी लॉफ्टेड शॉट्स भी ट्राई करेंगे। मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर हमारे स्पिनर्स को ये आगे बढ़ के चौके छक्के मारने की भी कोशिश करे। और ओवरऑल इनकी बैटिंग में आपको एग्रेशन नजर आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये जो अपने टॉप 6 बैट्समैन खिलाएंगे, तो जो मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ ऐसे प्लेयर्स भी चल सकते हैं कि जो अभी तक नहीं चले हैं या जिनसे एक्सपेक्टेशन कम है, जैसे रोरी बर्न्स है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि रोरी बर्न्स शायद 60-70 रन मार दे या ओली पोप मार दे या डैन लॉरेंस मार दे, पर मुझे लग रहा है कि इनके ये प्लेयर्स या जॉनी बेयरस्टो भी है, तो इनमें से कोई 2 प्लेयर अच्छा खेलेंगे, मे बी हाफ सेंचुरी मारेंगे। और साथ में जो रूट और बेन स्टोक्स तो है ही, ये इनके जो रूट तो बेस्ट प्लेयर है और बेन स्टोक्स भी इस बार अटैकिंग मोड में नजर आएंगे, अटैक कर ज्यादा करेंगे। और फिर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो इनके जो दोनों स्पिनर है डॉम बेस और लीच, ये मुझे लग रहा है कि दोनों विकेटें लेंगे। हालांकि इंडियंस भी रन मारेंगे पर इनको विकेटें मिलेगी। और उधर से हम इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है और रोहित शर्मा मुझे लग रहा है अपनी अच्छी फॉर्म कंटिन्यू रखेंगे। वो डेफिनेटली हाफ सेंचुरी मारेंगे, एक इनिंग में हो सकता है दोनों में मार दे या सेंचुरी भी मार दे। और जो एक प्लेयर मुझे लग रहा है इंडिया की तरफ से जो अभी तक इस सीरीज में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, चेतेश्वर पुजारा, वो इस मैच में चलेगी। हो सकता है वो इस मैच में सेंचुरी मार दे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या हो सकता है दोनों इनिंग्स में वो हाफ सेंचुरी मारे। तो पुजारा मुझे अच्छा खेलता नजर आ रही है। और उधर से विराट कोहली के बल्ले से भी सेंचुरी नहीं निकली है काफी टाइम से, हो सकता है इस मैच में विराट कोहली उस सेंचुरी का सूखा दूर कर दे। विराट कोहली भी इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। और हमारे बॉलिंग में ऑफ कोर्स हमारे जो 2 स्पिनर्स है अश्विन एंड अक्षर पटेल, ये इस पिच पे भी ट्रबल करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स को और अच्छी विकेटें निकालेंगे। चाहे बैटिंग पिच भी बनाए बट फिर भी ये दोनों हमारे बॉलर्स विकेटें लेंगे। और अब मैच में होगा क्या, कौन सी टीम जीतेगी, किसका पलड़ा भारी है, तो इसमें एक तो मुझे लग रहा है कि टॉस इंडिया जीतेगी। हालांकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है बट मुझे लग रहा है कि जो पिच को लेके इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स ने इतनी किचकिच की है कि पिच अच्छी नहीं थी, और इसलिए अब इस पिच पे ऑर्गेनाइजर BCCI भी थोड़ा प्रेशर में भी आके थोड़ा बैटिंग विकेट देने की कोशिश करेगी। तो इसका नुकसान इंग्लैंड को ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और टॉस इंडिया के फेवर में चले जाएगा और इंडिया पहले बैटिंग करेगा। और अगर इंडिया पहले बैटिंग नहीं भी करता तो भी मुझे लग रहा है कि लीड पहली इनिंग में इंडिया ही लेने में कामयाब रहेगा। और इंडिया मुझे लग रहा है 400 प्लस का स्कोर मारेगा पहली इनिंग में, और चाहे उनकी फर्स्ट बैटिंग हो इंडिया की या सेकंड। और इंग्लैंड की भी जो बैटिंग आएगी तो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी इस बार अच्छा स्कोर मारेंगे, 300 प्लस का स्कोर मारेंगे, 300 350 का। तो इनका ऐसे इस बार कोलैप्स नहीं होगा, ये भी इनके भी प्लेयर्स चलेंगे, बैट्समैन रन मारेंगे इस बार। और ये मैच चौथे दिन तक तो जाएगा ही, हो सकता है 5वें दिन तक भी जाए, और ड्रॉ नहीं होगा ये मैच, रिजल्ट निकलेगा इस मैच का, हार जीत का फैसला होगा। जैसे अगर आपने मेरा प्रिडिक्शन वीडियो भी देखा हो, जो मैंने सीरीज का प्रिडिक्शन वीडियो पहले बनाया था,
तो उसमें मैंने 3-1 की प्रिडिक्शन कर रखी है कि इंडिया 3-1 से जीतेगी, और अब वही स्टेज आ गई है, इंडिया 2-1 से आगे है। और साथ ही मैंने कौन से प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे उसका भी एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाया था। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। आप चाहे आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो मुझे इस मैच में पलड़ा ज्यादा तो नहीं, बट 60% इंडिया का भारी लग रहा है, 60-40 मुझे इंडिया के फेवर में ये मैच लग रहा है। सो मेरे चैनल की तरफ से प्रेडिक्शन है कि इंडिया ये मैच जीतने में सफल रहेगी, और ये सीरीज फिर इंडिया 3-1 से जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री करेगी। दैट इज द प्रेडिक्शन फ्रॉम माय चैनल। सो लेट्स सी क्या रहता है इस मैच में, किस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है, कौन से प्लेयर्स कैसा करती है। लेट्स होप फॉर ए ग्रेट मैच।